हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी जेईई मेंस की तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी फरवरी अटेम्प्ट के लिए। और मेरा मानना है कि फरवरी अटेम्प्ट सबको देना चाहिए, सभी बच्चों को, और कोशिश करके पूरा एफर्ट लगा के देना चाहिए। तो आप सब लोग एकदम लास्ट मिनट रिवीजन पे जुट गए होंगे और मुझे लगता है कि आप सब लोग 22 फरवरी के आते आते अपनी पूरी प्रिपरेशन पूरी ताकत के साथ युद्ध के मैदान में उतर जाएंगे और फोड़ के आएंगे। चलिए, जहाँ तक प्रिपरेशन में रिवीजन का सवाल है, मैंने बहुत समय से लगभग पिछले 1 महीने से मैं एक कैंपेन चला रहा हूँ अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस का, जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, सभी बच्चों को अलाउड है उसके अंदर, चाहे वो प्लस सब्सक्राइबर हैं या नहीं है, उन सब के लिए हमने स्पेशल क्लास रखा है। लगभग हर दिन हमने रखा है 1 शॉट रिवीजन क्लासेस, जिसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक को कोशिश करते हैं कि 90 मिनट में कम्प्लीटली रिवाइज कर दें, जिसमें कम से कम नहीं तो 30 से 40 to 50 डिपेंडिंग अपॉन टॉपिक। हम कोशिश करते हैं कि 40 से 50 क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में या सिंगल डिजिट टाइप के आंसर के फॉर्म में वहीं पे ऑन द स्पॉट कराते हैं, जिससे आपका एक टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। एक आपको, क्योंकि उसमें पोल के ऑप्शन है, आपको टाइमिंग का पता चलता है, आप किस प्रकार की मिस्टेक्स रिपीटेडली करते हैं उसको एनालाइज करके दूर कर सकते हैं। तो हमने अपने चैनल पे काफ़ी समय पहले ये बात बता दिया था कि मैं कैंपेन चला रहा हूँ, आप सब लोग इसको एंजॉय करिए, बिकॉज ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, कोई भी स्टूडेंट्स को अटेंड कर सकता है। काफ़ी क्लासेस मेरी हो चुके हैं, अराउंड 1150 क्वालिटी प्रॉब्लम्स मैं अब तक डिस्कस कर चुका हूँ केमिस्ट्री में। तो यदि आपने उसका फ़ायदा नहीं उठाया है तो अभी भी उठा सकते हैं, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। एंड आगे से ये कैंपेन जारी रहेगी एटलीस्ट आपके जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन तक। तो इन क्लासेस को मिस मत करिए। इवनिंग में नॉर्मली 7 बजे या 9 बजे क्लासेस लगती हैं, तो आप सब लोग आइए और इन क्लासेस को एंजॉय करिए। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पे भी मैं कुछ कैंपेन, कुछ क्लासेस लेने वाला हूं अपने बच्चों के लिए, जो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जस्ट एंजॉय दीज लेक्चर्स। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरी डिस्कस करने वाले हैं। थियरी तो क्या कहें, इट्स जस्ट अ ट्रिक टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन। ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम रहती है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में इसके बिना काम नहीं चलता है। किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर कर पाते हैं और उसके बारे में समझ पाते हैं। तो आइए सीखते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में या आयन में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन या इसकी प्रॉपर्टीज या इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ, वो थियरी में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ सिर्फ ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ कि किस प्रकार से आप सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जस्ट फाइंड स्टीयरिक नंबर। फाइंड स्टीयरिक नंबर, स्टीयरिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। स्टीयरिक नंबर क्या होता है बच्चा लोग? स्टीयरिक नंबर होता है, स्टीयरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड विद सेंट्रल एटम, अटैच्ड विद सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम, राइट। जस्ट ये आप टोटल कर लीजिए, स्टीयरिक नंबर आप टोटल कर लीजिए। यदि ये स्टीयरिक नंबर आपका कम से कम 2 तो होगा ही, 2 हुआ तो sp, 3 हुआ तो sp2, 4 हुआ तो sp3 या फिर d3s हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, 5 हुआ तो sp3d और कॉम्प्लेक्सेस में जाएंगे तो dsp3 भी हो सकता है, राइट। 6 हुआ तो आपका sp3d2 और d2sp3 कॉम्प्लेक्सेस के लिए, एंड 7 हुआ तो sp3d3, ऑलराइट। तो ये बेसिकली 6 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन जो बहुत कॉमन है, इनकी हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंड कॉम्प्लेक्सेस में। स्पेशली इन सब की बहुत ज़रूरत पड़ती है उनके स्ट्रक्चर के लिए, ज्योमेट्री के लिए, एंड बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसके लिए सिर्फ एक ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, और वो है कि आपको मॉलिक्यूल का एक बेसिक स्केलेटन, बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं और डिस्कस करते हैं सारे एग्जाम्पल्स करके। मैं बताता हूँ
कि किस तरह से स्टेरिक नंबर निकाल के हम लोग हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर। ऑलराइट, चलिए, तो इससे पहला मॉलिक्यूल है, आपको पता है बेरिलियम की आउटर शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्साइटेड स्टेट में हमेशा बॉन्ड बनाता है, इसके दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से बॉन्डेड होंगे। तो बेरिलियम का जो स्टेरिक नंबर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, दोनों बॉन्डेड हो गए, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो स्टेरिक नंबर 2 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp। ऑलराइट, कमिंग टू BCl3। BCl3 में भी हमेशा एक्साइटेड स्टेट में बोरॉन बॉन्डिंग करता है। तो एक्साइटेड स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर शेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्साइटेड स्टेट में, 3 के तीनों क्लोरीन से बॉन्डेड हैं, किसी भी प्रकार का लोन पेयर नहीं है। स्टेरिक नंबर कितना हो गया बच्चों? इट इज गोइंग टू बी 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। मीथेन, यहीं तो शुरुआत हुई थी, यहीं से तो शुरुआत हुई थी एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन की। तो कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्डिंग ऑलरेडी हो रखी है, 4 के चारों इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो चुके हैं। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया बच्चों? लोन पेयर है नहीं, 4 एटम्स कनेक्टेड हैं, तो स्टेरिक नंबर हो गया 4। 4 होने का मतलब sp3। PCl5, टेल मी, PCl5 का जो सेंट्रल एटम है फास्फोरस, उसका स्टेरिक नंबर क्या होगा? फास्फोरस की आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 के पांचों क्लोरीन के साथ बॉन्डेड हैं, कोई भी अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 5 एटम बॉन्डेड हैं, इसका मतलब स्टेरिक नंबर 5। 5 का मतलब sp3d। ऑलराइट, अभी तक मैंने लोन पेयर का कोई केस नहीं लिया है, आगे है SF6। सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन, 6 के 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड हैं। फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड होने का मतलब 6 फ्लोरीन 1 सल्फर से बॉन्डेड है, कोई लोन पेयर नहीं होगा क्योंकि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए। SF6 यानी कि विदाउट लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 6, इट इज गोइंग टू बी sp3d2। ऑलराइट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। IF7, ऑब्वियस बात है सेंट्रल एटम आयोडीन होगा। कई बार ये कंफ्यूजन होता है, भाई सेंट्रल एटम निकाल कैसे लेते हो? अरे सेंट्रल एटम होने की एक शर्त तो है कि कम होना चाहिए नंबर में, दूसरी शर्त है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, हालांकि ये कोई पक्की शर्त नहीं है। तीसरा है मल्टीपल कोवेलेंसी होनी चाहिए, यानी एक से अधिक कोवेलेंसी होनी चाहिए। भाई सेंटर में तो तभी आएगा ना जब कम से कम 2 एटम से कनेक्टेड होगा, राइट? तो मल्टीपल कोवेलेंसी होनी चाहिए, वो एक इंपॉर्टेंट शर्त है। तो IF7 में ऑब्वियसली ये सारी बातें लगाओगे तो आयोडीन सेंट्रल एटम मिलेगा। 7 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, 7 के साथ तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए बैठे हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं है। स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 5 और 2 7। 7 का मतलब sp3d3। ऑलराइट, नाउ यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल। SO2 के अंदर आपको पता है कि ऑक्सीजन की जनरल रिक्वायरमेंट है कि वो डबल बॉन्ड O बनाएगा अनलेस वी हैव अ पेरोक्साइड बॉन्ड, राइट? तो आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर, 4 तो बॉन्डेड हो गए, 1 लोन पेयर बचा। 1 लोन पेयर 2 एटम, 3 हो गया स्टेरिक नंबर। 1 लोन पेयर 2 एटम, टोटल 3। 3 का मतलब sp2। क्लियर? SO3 पे आ जाइए। SO3 का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, SO3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, यानी कि 3 एटम सराउंड कर रहे हैं सल्फर को। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो गए तो कोई लोन पेयर नहीं होगा। स्टेरिक नंबर 3 हो गया sp2। वाटर के अंदर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होगा, हाइड्रोजन तो कभी हो ही नहीं सकता, हाइड्रोजन की औकात नहीं है कभी सेंट्रल एटम होने की। एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, राइट? तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम हो गया। ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, 2 लोन पेयर है, 2 हाइड्रोजन 2 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऑलराइट, अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन के 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हो गए, राइट? 1 लोन पेयर हो गया, 1 लोन पेयर हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो गए, 5 यूटिलाइज हो गए, 1 लोन पेयर 3 एटम। स्टेरिक नंबर 4। 4 बोले तो sp3। ऑलराइट, अब थोड़ा बहुत तो तुम लोग भी करो ना, हमसे ही करवाओगे सारा। चलो करते हैं। SOCl2 का स्ट्रक्चर बनाओगे, ऐसा आएगा।
6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 4 बॉन्डेड, एक लोन पेयर आया, 3 एटम, एक लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 4, 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऑलराइट, SO2Cl2, SO2Cl2 के अंदर आपका 2 तो ऑक्सीजन इस तरह से बॉन्डेड हो गया डबल बॉन्ड से, यानी 4 इलेक्ट्रॉन, एंड 2 क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से, यानी कि टोटल 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए। कोई लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम 4 हैं, अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऑलराइट, क्लियर है बच्चों? ज़ीनन डाइफ्लोराइड। अगर XeF2 की बात करेंगे, Xe की आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड स्टेट में चला गया, बचे 6। तो ज़ीनन में अब हमारे पास टोटल कितने लोन पेयर होंगे? 3 लोन पेयर होंगे, राइट? 3 और 2 5, 5 का मतलब क्या हुआ? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। ऑलराइट, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? XeF4 अगेन 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हैं, 4 बचे हुए हैं, 2 लोन पेयर, 4 एटम, 4 और 2 6, 6 का मतलब ये हुआ sp3d2। ऑलराइट, XeF6 ज़ीनन के 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड स्टेट में, एक लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स एक लोन पेयर, तो 6 और 1 7, 7 का मतलब sp3d3, sp3d3। ऑलराइट, अभी हमें स्ट्रक्चर भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम तो काउंट करके, क्योंकि मैंने सारे एग्जांपल सिंगल सेंट्रल एटम वाले लिए हैं। फिर किसी लेक्चर में हम मल्टी सेंटर्ड की भी बात करेंगे, वहां भी आप हाइब्रिडाइजेशन इसी रूल के तहत निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। XeO4, गेस व्हाट, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो डबल बॉन्ड O हो गया, 4 फ्लोरीन आप कनेक्ट कर दो। अब देखो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए ज़ीनन के, 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, बचे कितने? 2, यानी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड रहा, लोन पेयर। तो 5 एटम है, एक लोन पेयर है, 5 और 1 6, 6 का मतलब sp3d2। ऑलराइट, नेक्स्ट वन XeO2F2। नाउ जस्ट काउंट, XeO2F2 में 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन ने 4 इलेक्ट्रॉन खा लिया, 2 फ्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन खा लिया, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन खा गए। अगर आप इसका बॉन्डिंग करेंगे, स्केलेटन ड्रॉ करेंगे, कुछ इस प्रकार से आएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए, 8 में से 2 बचे, यानी एक पेयर बचा, 4 एटम है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्टेरिक नंबर 5 हो गया बच्चों, sp3d। ऑलराइट, sp3d ज़ीनन सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3d। SF4 सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन, 4 फ्लोरीन से कनेक्टेड हैं, 2 बच के, यानी एक लोन पेयर, 4 और 1 5, sp3d अगेन। ऑलराइट, PCl4 प्लस, फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक प्लस चार्ज है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ही बचे फास्फोरस की आउटर मोस्ट शेल में, तो 4 हैं, 4 के चारों बॉन्डेड हैं, कोई लोन पेयर नहीं होगा, 4 क्लोरीन एटम सराउंड कर रहे हैं फास्फोरस को, यानी कि स्टेरिक नंबर 4 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ऑलराइट, सल्फेट आयन, सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर यदि आप लोग ड्रॉ करते हो तो कुछ ऐसा होता है बच्चों, डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड होता है और 2 सिंगल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन से, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ऑलराइट, आउट ऑफ 6 electrons in the valency shell, all 6 are utilized in the bonding, and 4 oxygen atoms are surrounding 1 sulfur atom। 4 ऑक्सीजन एटम सराउंड कर रहे हैं, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए, कोई लोन पेयर नहीं है, स्टेरिक नंबर 4 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ऑलराइट, सो दिस इज द सिंपल मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट हाइब्रिडाइजेशन इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर जगह हाइब्रिडाइजेशन निकाल ही सकते हैं, देयर आर एक्सेप्शन जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की शर्त है कि जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका एनर्जी डिफरेंस 0 या मिनिमम होना चाहिए। तो देयर आर मॉलिक्यूल लाइक PH3 हो गया,
अगर आपने ड्रैगोज रूल पढ़ा है तो वहाँ पढ़ा होगा कि pH3 में H2S में इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, तो वो किसी और लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा। आज के लिए इतना ही। Thank you very much for joining me. Keep attending my special classes and one shot revision classes. Don't miss. This is going to help you a lot. All right. Thank you very much. मिलते हैं next lecture में. Bye bye.